हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अक्षय लौरा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के एसएसटी का चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। तो बच्चों देखिए, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और प्लानिंग मतलब कि हमारी इनकम से रिलेटेड ये चैप्टर है। जो पैसा आता है, पैसा जाता है, नेशनल इनकम क्या होती है, सबसे पहले किसने काउंट की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक या अर्थशास्त्र के हिसाब से, जहां पे पैसों से संबंधित बातें की जाती हो, जहां पे सारा लेन देन, पूरी कंट्री में लेन देन किस तरीके से चलता है, इकोनॉमी बढ़ती और घटती किस तरीके से है, वो सब बातें इसमें आएंगी। इसके बाद में कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि भी वो थ्योरियां क्या क्या है, किस कॉन्सेप्ट से, किस वे से पैसा आता है और जाता है, वो सारी चीजें। और प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आज अगर किसी के पास में पैसा होगा तभी वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। बिना किसी पैसे के, बिना मनी के क्या नहीं कर सकता है, प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पे कि भी इकोनॉमिक का मैंने बता दिया आपको, पैसों से संबंधित है, मनी से संबंधित है। यानी यहां मैं लिखता हूं मनी, यानी कि पैसा, जो पैसा आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूं एक महीने में मेरे पास इतना पैसा आता है, 6 महीने में मेरे पास इतना पैसा आता है, या 1 साल में मेरे पास इतना पैसा आता है। तो वो जो पैसा आता है उसको हम एक अलग वर्ड में बोलते हैं। उस वर्ड को बोला जाता है क्या, इनकम। उस वर्ड को क्या बोला जाता है, इनकम। इनकम का मतलब सिंपल सा ये है कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर आर फैमिली या पर्सन, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर, मतलब कि कल्याण के लिए मेजरमेंट करना। यानी कि आज किसी के पास में पैसा आता है, इनकम उसको मान लो 5,000 हो रही है, 10,000 हो रही है, उस पैसों से वो क्या करता है, प्लानिंग्स करता है अपने वेलफेयर के लिए, अपने कल्याण के लिए, या अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए क्या करता है, मेजरमेंट करता है कि इतना पैसा मेरे लिए इनफ है या नहीं है। वही चीज क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। यानी कि कितना पैसा कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, ये इनकम होगी। अब देखो, इनकम को अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कहते हैं कि भी आपने देखा होगा कि हम जब कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तब हमारा आय प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। उसमें पूछी जाती है कि भी आपकी सालाना इनकम क्या है, यानी कि पर ईयर आपके घर में कितना पैसा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कह दे कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसकी इनकम है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वेलफेयर कर रहा है, अपने मेजरमेंट को, वेलफेयर को बता रहा है कि इतने पैसों से क्या बना रहा है, वो अपनी फैमिली को बढ़िया तरीके से चला रहा है, सरवाइव करवा रहा है। ये चीज अपने को ध्यान देने वाली है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि इनकम जो है, इनकम हमेशा एक साल की बोली जाती है, महीने की नहीं बोली जाती। अगर महीने की अगर हम बात करते हैं, महीने की बात करें तो वो होती है सैलरी, वो इनकम में नहीं है। इनकम होती है कि जहां से स्टार्टिंग किया वहां पर वापस आते आते हमने कितना पैसा अर्न किया, कितना खर्च किया और कितना कमाया, कितना गवाया, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इनकम का मतलब आप सभी को पता चल गया। यहां पे अब नेक्स्ट बात क्या आती है, ये तो इनकम होगी सिंपल, मतलब एक समझने के लिए। सबसे पहले हमारे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, देखिए चैप्टर में लिखा हुआ है नेशनल इनकम। क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, देखिए इनकम का मतलब तो मैंने बता ही दिया, पैसा 1 साल में, 1 साल का जो पूरा बायोडाटा है पैसों का, कितना आया कितना गया, वो सारा का सारा क्या होता है, इनकम। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर
सालाना कितना पैसा आता है, कितना कहां पे लगाया जाता है, वही क्या होती है, नेशनल इनकम। अब बात यहां ये आती है कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, आज जैसे मान लो मैं कह देता हूं ABCD, ये 4 कोई पर्सन है, पीपल है, लोग हैं, इसकी 100 रुपए सालाना बता रहा हूं, 100 रुपए, इसकी 150, इसकी 200, इसकी 250, यानी कि इनकी इनकम अलग अलग है। अब ये 100 रुपए से कुछ खरीदेगा, ये कुछ खरीदेगा, ये कुछ खरीदेगा, और ये भी कुछ अलग अलग चीजें खरीदेगा। आपको पता है जो भी चीज हम खरीदते हैं उसमें एक चीज लगाई जाती है, क्या, टैक्स। क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। और आपको पता है अभी कौन सा टैक्स साथ में इंक्लूड कर दिया गया, GST। कौन सा टैक्स चालू कर दिया है, GST टैक्स भी चालू कर दिया है। यानी कि ये टैक्स हर चीज में, मान लो इसने कोई 5 चीजें खरीदी, इसने 10 चीजें खरीदी, इसने 12, इसने 15, जितनी भी चीजें खरीदी हैं उन चीजों में क्या है, जो भी चीज ले रहे हैं उनमें क्या लगाया जा रहा है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। वही टैक्स क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम होती है। अलग अलग तरीके से आती है हमारी नेशनल इनकम। तो आपको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल इनकम हमेशा कितने साल की होगी, 1 साल की होगी। फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 लाइन में कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कब तक, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वही क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी कि इस टाइम में हमने कितना पैसा मतलब कि खर्च किया, और खर्च करने के बाद कितना पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास में गया। अब जो गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आया है वही पैसा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने काउंट किया, यानी कि मेजर इसको किसने किया, तो ध्यान रखना एक नाम बहुत ज्यादा फेमस नाम है। 1868 के अंदर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, सबसे पहले काउंट किया था, नेशनल इनकम के बारे में बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, 1 साल में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। ये किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने बताया, 1868 में बताया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो बात हुई थी ये हुई थी हमारे भारत के आजाद होने से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले की बात है ये। उसके बाद में क्या हुआ, 1949 में, कब, 1949 के अंदर एक कमेटी के अंदर, यानी कि कौन सी कमेटी थी, नेशनल इनकम की कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर एक मेंबर बनाया गया, हेड बनाया गया, जिसका नाम था PC महालोनोबिस। यह नाम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अपने को याद रखना ही रखना है कि 1949 में PC महालोनोबिस, जिसने क्या किया था, हमारे देश के आजाद होने के बाद में नेशनल इनकम कमेटी में काम किया था। इसने क्या किया, सबसे पहली रिपोर्ट अपनी 1951 में, यानी कि जो फर्स्ट इसकी रिपोर्ट थी ये कब दी, इसने 1951 के अंदर दी थी, और लास्ट रिपोर्ट इसने दी थी 1955 में। जो लास्ट रिपोर्ट थी वो कब दी थी, 1955 में। ये बात अपने को याद रखनी है कि 49 में PC महालोनोबिस आए, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट दी 1951 में, और उसके बाद में लास्ट रिपोर्ट दी उन्होंने 1955 के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम इसकी अगर जानकारी में एक बात और रखें कि जो कमेटी बनी थी उसके बाद में, उससे पहले क्या कोई कमेटी का नाम नहीं था, फिर इन्होंने एक नाम रख दिया जिसका नाम है CSO। क्या नाम है, CSO।
यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये क्या काम करता था? ये नेशनल इनकम के बारे में बताता था। यानी कि नेशनल इनकम कितनी हो रही है उसको काउंट करना, कितना पैसा किस स्टेट से आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना टैक्स के रूप में हमें गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो सारी चीजें क्या है सीएसओ देखने लग गया था। ठीक है, ये सीएसओ में ही पीसी महालनोबिस कार्य करते थे। इससे पहले तो किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 के अंदर। तो यहां से दो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। पहला तो ये किया जाता है सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में या नेशनल इनकम कमेटी में किसने काम किया? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। यह बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए आपकी बुक में लिखा है सेक्टर्स, लिखा है सेक्टर्स। सेक्टर क्या होते हैं? अब देखिए सेक्टर का मतलब हो गया सिंपली कि जो ऐसी जगह जहां से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास में और रोटेट हो रहा है मार्केट में, उन्हें क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। और यहां से एक बात निकल के आती है कि ये जो सेक्टर होते हैं ये कितने होते हैं? देखिए यहां पर 3 सेक्टर हैं। 3 सेक्टर, पहला प्राइमरी, ये प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टेरिटरी, यानी कि हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, यहां पे बात समझने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसके अंदर एग्रीकल्चर और माइनरी, ठीक है, डेयरी वगैरह जो होते हैं, पशुपालन वगैरह जो होते हैं, वो कौन से सेक्टर में रखे जाते हैं? फर्स्ट सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड बात आती है कि सेकेंडरी सेक्टर में किसको रखा जाता है? तो सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी फैक्ट्री होती है, जितनी भी टाइप की फैक्ट्री होती है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। देखो यहां पे आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर है। मान लो इस एग्रीकल्चर में एक क्रॉप हुई वीट, एक क्रॉप क्या हो गई? वीट क्रॉप हो गई। अब इस क्रॉप में क्या है, यहां से हम सीधा तो खा नहीं सकते, या जो हमारा फील्ड एरिया है वहां से हम सीधा वीट नहीं लेके आ सकते, उसको आगे लाने के बाद उसको मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है, यानी कि उसका आटा भी बनाना पड़ता है। तो आटा बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? हमें मशीनें चाहिए होंगी, फैक्ट्रियां चाहिए होंगी, मिलें चाहिए होंगी। तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री लिख सकते हैं या मिलें लिख सकते हैं। ये सारी चीजें किस में आएंगी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगी। इसके बाद में क्या हुआ? मान लो यहां पे आटा भी बन गया, वीट आया प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में आके आटा बन गया। अब ये आटा मिल में ही पड़ा है, एक एरिया में पर्टिकुलर पड़ा है। मार्केट में कैसे उतारा जाएगा? मार्केट में उसको उतारने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, सर्विस चाहिए होगी, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसिंग है, वो सारी किस में आ जाएंगी? टेरिटरी सेक्टर में। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका यह है कि थर्ड सेक्टर जो टी से स्टार्ट हो रहा है, टेरिटरी, वहीं से याद रखना है ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, यानी कि जितने भी बार्बर शॉप है, मेडिकल है, ये शॉपकीपर्स हैं, ये सारे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी सर्विस को कौन से सेक्टर में रखा गया है? थर्ड सेक्टर, यानी कि टेरिटरी सेक्टर में रखा गया है। देखिए यहां पर सेक्टर की भी बात हो गई है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? वो पूछ लेगा राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, या पूछ लेगा राइट एनी 2 या 3 एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, या पूछ लेगा राइट एनी 2 एग्जांपल 5 एग्जांपल ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी प्रकार की दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, वो कौन से सेक्टर में होगी? थर्ड सेक्टर में होंगी।
जितने भी प्रकार की मिलें होती हैं, चाहे शुगर मिल है, चाहे कोई भी फैक्ट्री है, किसी भी चीज को बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, तो वो किस में आता है? सेकेंडरी के अंदर। और जितनी भी चीजें कहां से आती हैं? जमीन से आती हैं, इस सरफेस से उगकर बाहर आती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से आती हैं, वो सारे किस में रखी जाती हैं? प्राइमरी सेक्टर में रखी जाती हैं। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात कर ली थी नेशनल इनकम की। सबसे पहले मैंने कहा था इनकम क्या होती है भाई? एक साल के अंदर जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं वो सारा का सारा क्या होगा? इनकम होगा। और दूसरी बात, नेशनल इनकम, हमारे पूरे इंडिया के अंदर पैसा टैक्स से कितना आ रहा है, कितना गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो सारी क्या होगी? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने काउंट किया? दादा भाई नौरोजी ने। एक बार फिर लिख देता हूं, कितना, कब? 1868 के अंदर। उसके बाद में कौन आए? पीसी महालनोबिस। फर्स्ट रिपोर्ट कब दी उन्होंने? 1951 में। और लास्ट रिपोर्ट कब दी उन्होंने? 1955 में। और जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे, या जो नेशनल इनकम को काउंट करने वाली एक नई यूनियन, एक नई संस्था बनी थी, उसका नाम था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये याद अपने को रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की सेक्टर की। जो सेक्टर हैं, कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। टेरिटरी टी है, इधर से याद रखना था क्या? ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हैं, चाहे वो बैंक की क्यों ना हो, चाहे वो शॉप्स हो, चाहे वो बार्बर शॉप्स हो, मेडिकल हो, केमिस्ट हो, सारे किस में आएंगे? टेरिटरी में आएंगे। सेकेंडरी में मैंने बताया आपको, जितने भी टाइप की मिलें होंगी, जितने भी टाइप की ये फैक्ट्रियां होंगी, ये किस में आएंगे? सेकेंडरी में। और प्राइमरी में आपको पता है, जो भी क्रॉप उगती है, जो भी क्रॉप आती है, वो सारी के सारी फील्ड एरिया से आती है। उस फील्ड एरिया या एग्रीकल्चर एरिया को ही कौन से सेक्टर में रखा जाता है? प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपके बुक के अंदर लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, ग्रोथ में अंतर क्या है? एक ग्रोथ होता है और एक होता है डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात देखना, ग्रोथ जो है, ये देखो किताबी ज्ञान से नहीं बता रहा मैं, यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे पकड़ लेना आप बात को, बाद में हमेशा ही याद रहेगी। ग्रोथ जो होती है उसको हम देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, यानी कि देखना। जैसे एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्चा 5 साल का है, वो अगले साल हम उसके घर जाएं या 5 साल बाद उसको देखें, वो 10 साल का हो जाएगा, तो उसमें कितने साल की ग्रोथ होगी? 5 साल की ग्रोथ हो गई, ठीक है। वो हमको दिखाई दी थी, यानी कि पहले उसकी हाइट कम थी, उसके बाद में उसकी हाइट ज्यादा होगी, ये चीज हमने देखी। जो चीज हमको दिख रही है वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। यहीं से अपने को याद रखना है डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब विकास, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। देखिए, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, यानी कि पैसों में वृद्धि, पैसों में कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है और पैसों के बाद में उसमें डेवलपमेंट किस तरीके का आ रहा है। देखो यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल यहां मैं लेता हूं, मैंने आपको बताया ग्रोथ जो होती है वो दिखाई देती है, डेवलपमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता है। किसी का डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, ये 5 साल का था, 10 साल का हो गया, बड़ा हो गया, इसमें हमने ग्रोथ देखी कि हम उसके बाल बड़े हो गए, उसकी हाइट बड़ी हो गई है, उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, उसके ये जो फिंगर्स है ये बड़ी हो गई हैं, ये सारी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। पर इन 5 सालों में उसके माइंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये हम देख नहीं सकते। हमें नहीं पता उसके माइंड की जो एबिलिटी है वो कितनी है। तो जो चीज हम देख नहीं सकते और हो रही है वो होता है डेवलपमेंट, और जो चीज हम देख लेंगे वो होगी ग्रोथ। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ही हम किस में ले चलते हैं? इकोनॉमिक में ले चलते हैं, यानी कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। देखिए, आर्थिक वृद्धि की हम बात करें, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ,
यानी कि वृद्धि। दोबारा आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, ना समझ में आए, फिर भी मैं यहां पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, आज जैसे मान लो 2020 चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी नेशनल इनकम अभी के टाइम में मान लेते हैं ऐसे ही 10,000 रुपए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 10,000 रुपए 2020 में। ठीक है, 2021 में यही इनकम 11,000 हो गई। यही इनकम कितनी हो गई? 11,000 होगी। अब जो एक साल के अंदर कितना बढ़ा? 1,000 रुपए बढ़ा। एक साल में कितना बढ़ा? 1,000 रुपए बढ़ा। ये हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना कि पिछले साल तो 10,000 ही थे। ठीक है, मतलब इस साल तो 10,000 ही थे और 2021 में कितने हो गए? 11,000 हो गए, यानी कि 1,000 बढ़ गया। ये चीज जो दिखाई दे रही है, ये बढ़ोतरी किस में हुई है? इनकम में बढ़ोतरी हुई है। देखो, एक साल भी निकल गया और पैसा भी बढ़ गया। ये इनकम में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट लगा है। इसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया? अब यहीं से बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की देखिए, जैसे वापिस से वही बात, 2020 में हमारे पास 10,000 रुपए थे, उससे हमने क्या किया? 100 लोगों को क्या दे दिया? एम्प्लॉयमेंट दे दिया। कितने लोगों को दे दिया? 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। 2021 में आए, 1,000 रुपए हमारे बढ़ गए थे। ये जो 1,000 रुपए हैं, इस 1,000 रुपए से कितने लोगों को आगे और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिला और उनका मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ? वही डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इसको मैं बात करूं किसमें, हमारे कंट्री के बिहाफ से, तो हमारी कंट्री में पैसा कम है तो डेवलपमेंट कम है, पैसा ज्यादा है तो डेवलपमेंट भी ज्यादा है। चाइना, जापान ये आगे क्यों है? पैसा भी ज्यादा है इनके पास में, रॉ मटेरियल भी ज्यादा है। हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है, टेक्निक भी बहुत है, बट क्या है? कहीं ना कहीं पैसों की कमी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। इस वजह से तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझ में आ गया। ग्रोथ होती है जो दिखाई देती है, यानी कि एक साल में कितने पैसे बढ़ गए दिखाई दिया हमको, वो हो गई ग्रोथ। उन पैसों से हमारी कंट्री में या हम में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आए, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? यह पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साथ के साथ ये वीडियोस देखते चलना है। जो चीजें नहीं समझ में आती है वो मुझसे पूछनी है। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। ठीक है, और जहां तक मैं सोचता हूं कि जिस हिसाब से मैं आपको छोटे से छोटा एग्जांपल देके बता रहा हूं, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे अपने नॉलेज को इंक्रीज अपने को करना है। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? नॉर्मल नेशनल इनकम पढ़ ली, सेक्टर्स पढ़ लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पढ़ ली। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? कॉपी में लिखनी है, यानी कि अपनी बुक लेना, उसमें से इसके नोट्स बनाना, और जो चीज मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं वही चीजें पढ़नी है बुक में से भी। इसके अलावा अपने को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो चीजें यहां बता रहा हूं उसको आप समझें, बार बार वीडियो देखें और बाद में उसके नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने के बाद उसको डेली रूटीन में क्या करें? 10 मिनट, 15, 20 मिनट ऐसे क्या करें? रीड करते रहें। इससे क्या होगा? ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये पूरा चैप्टर भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्लानिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि भी प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कैसे की जाती है, हमारी गवर्नमेंट कितने सालों की प्लानिंग की जाती है, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, नीति आयोग कैसे काम करता है। ये सारी चीजें अभी भी इस चैप्टर में बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।